पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करता है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी बड़ी खबर निकल के आपके सामने आया है वही सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कल था 25 दिसंबर को हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्तकर्ता हम लोग के जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी का जन्मदिन था। उसी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं 2014 से, ठीक है। तो उसी पे ये जो है अटल जी के जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं सदैव अटल, वहीं पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। देख रहे हैं जैसे आप देख ही रहे हैं, आपके सामने फोटो है। उसके अलावा जो है मदन मोहन मालवीय का भी कल जयंती था, ठीक है। तो अटल जी का 99वां जयंती था, 2018 में मृत्यु हुआ था अटल जी का, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी का भी जो है कल जन्मदिन था, वो भी 25 दिसंबर 1861 को आपका अभी का प्रयागराज उस समय का इलाहाबाद जो है वहीं पे जन्मे थे, समझे ना। तो 162वीं जयंती उसका मनाया है। तो उसका जो है भाषणों का जो पहला 11 आपका प्रखंडों में जो है उसका विमोचन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना होम स्टेट की बात है। बिहार पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या चला रहा है भाई? नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज, यानी 75 दिन के भीतर अगर आप FIR करते हैं, ठीक है, तो 75 दिन के भीतर उसका सुनवाई हो जाना चाहिए। उसका नहीं करता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार सरकार देख रहे हैं, अभी मिशन दक्ष भी चलाया था, है ना, जो आपका 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे को उठाना है, जो कमजोर बच्चे, उसी तरह से आपका मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। उसके अलावा क्या है, मदन मोहन मालवीय के तो बारे में बोल ही दिए हैं। उसके बाद आइए हम लोग के गृह मंत्री जी हैं चंडीगढ़ में, यानी यूटी में जो है पहली बार आपका जो है साइबर सुरक्षा केंद्र खोला गया है। अब जानते हैं यूटी ही तो एक है जो सेंटर के पास है, अब वहीं पे खोल करके सारे को क्या करना है, कंट्रोल करना है ना। चलिए आगे चलें, अटल बिहारी के बारे में भी बोल ही दिए। अब आइए यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं जितने भी वकील हैं, जज हैं, या फिर जो भी आपका IPC का हो, CRPC का हो, इस सबका जो अध्ययन करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, पूरा कानून चेंज हो गया है, ठीक है। तो पहले बार आपका मानसून सत्र में भी आया था ये आपका बिल, ठीक है। तो उस समय कुछ गड़बड़ी होने के कारण फिर इसको जो है एक समिति के पास भेजा गया था, फिर वहां पे कुछ सुधार हुआ, फिर आपका जो है अभी जो आपका शीतकालीन सत्र चला, इसमें पूरी आपका ये बिल पारित हो गया है। लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। अब जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, वहां पे सिग्नेचर होकर विधेयक बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी लग जाएगा, धीरे धीरे जो है धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जितना भी आपका धारा सेक्शन देखते हैं, 420 लग गया, धारा 147 लग गया, फलाना लग, जो भी इस तरह का है सारा चीज हो गया है उलट फिर, ठीक है। तो लोगों के लिए एक परेशानी भी है, मगर आगे के लिए ये ठीक भी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बिल आपका चेंज हुआ है, IPC चेंज हो गया, CRPC चेंज हो गया, कुछ नाम है, तो इसको जानना आपको बिल्कुल भी जरूरी है। अगर ये चीज जान लेते हैं तो यहाँ से क्या है ना, आपको क्वेश्चन बनने का, क्योंकि देखिए ये आज का नहीं है, जानते हैं ना, मेघालय की अध्यक्षता में पहली बार जो है आपका क्या आया था, पहला विधि आयोग बना था 1934 में, और 1937 में काम करना शुरू किया, और 1807 में ये आपका बन के कंप्लीट पारित हो गया और 62 से लागू हुआ है। तो तब से लेके ये IPC सबके जबान में याद है, सबका नोट्स बना हुआ है। जो भी लोग लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे के लिए एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? BNS, भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा IPC का नाम। तो यही सारा क्वेश्चन है, सारा चीज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चले प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुलिस ने एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज शुरू किया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार पुलिस ने जो है एक पहल शुरू की है। उस पहल का नाम क्या है? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप FIR करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, और ये आपका कब से लागू होगा? 1 जनवरी से लागू होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से, अभी से नहीं कहिएगा कि अभी गए तो हम लोग FIR किए हैं तो नहीं किया है। 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, ठीक है। यानी 75, आप अगर FIR का तो समझते हैं ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगर आप कोई पुलिस स्टेशन में FIR किए हैं और 75 दिन के भीतर अगर उसका सुनवाई नहीं होता है तो उसका जांच किया जाएगा, ठीक है। अगर जांच के भीतर कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ी होगा। कहने का मतलब ये है कि FIR होने से लेके 75 दिन के बीच आपका उसका जो भी मामला है उसका सुनवाई हो जाना चाहिए, मामला निपट जाना चाहिए। सरकार मिशन मोड पे काम कर रही है और ये आपका पहल बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, अगर पूछे मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज क्या है तो क्या कहिएगा? FIR करते हैं, FIR के 75 डेज के भीतर कोई भी मामला हो उसका सुनवाई बिहार पुलिस को कर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग, और ये सबका कहाँ लगेगा? सब जगह, जितना भी पुलिस स्टेशन ये है या मुख्यालय है पूरे राज्य में, राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों पे ये आपका लागू है, ठीक है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। हम लोग के जो है DGP कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो अभी क्या कहिएगा? राजविंदर सिंह भट्टी है, ये इसका नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा। बिहार पुलिस का ये पहल है, सरकार भी चाहती है कि ये चीज हो। अब देख रहे हैं, अभी आपको बोले ना कि आपका जो है अब IPC हो या CRPC हो, सब चेंज हो गया है।
तो अब इसको नए सिरे से लगाना है, बहुत सारा कानून है इसमें चेंज हुआ है, भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा कानून आया है। ठीक है, चले थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए क्या क्या है। तो वही है 75 दिन के भीतर जो है मामले को जांच पूरी करना होगा, अनिवार्य है। 1 जनवरी 2024 से राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिसों में जो है ये आपका लागू होगा। ठीक है, राजेंद्र संघ भट्टी है ये। अब बिहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। बिहार के बारे में क्या जानिएगा, सबसे पहले ये जानिए बिहार जो है, बिहार क्या है, बिहार बिहार अच्छा बिहार के बारे में होम स्टेट है, क्या पता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए बिहार ना, सबसे पहले ये जानिए कि बिहार जो है ना, भारत में बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें नंबर का राज्य आता है। बिहार का जनसंख्या क्षेत्रफल कहिएगा तो कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना, बिहार में ना देखिए, बिहार के अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। थोड़ा एक पेज ले लेते हैं क्योंकि बिहार के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो क्या कहिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है, तो इस बार ये इसका नाम तो याद रखिएगा, विश्वनाथ आर्लेकर जी। ठीक है, तो इसका नाम तो याद रखिएगा, विश्वनाथ आर्लेकर की। और ये चीफ जस्टिस बिहार के कौन है, तो के विनोद चंद्रन है। ठीक है, तो के विनोद चंद्रन का भी नाम याद रखिएगा, चीफ जस्टिस है। ठीक है, मतलब मुख्य, ये आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है विनोद चंद्रन है। ठीक है, तो इसका भी नाम थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है ना, विनोद चंद्रन है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार के बारे में बता देते थोड़ा सा उसका राजनीतिक स्थिति, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग को कभी कल कोई एग्जाम में पूछ लेता है। बिहार का हम मैप भी नहीं रखे हैं, चलिए ये वाला मैप से आपको हम बता देते हैं। क्योंकि देखिए अभी बिहार का हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जाम हुआ था, देखे थे ना, उसका जो है आपका भौगोलिक स्थिति पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीज जानना बिल्कुल भी जरूरी है। अब हम तो भूल ही गए कि ये वाला मैप वैप हम इसको यहाँ पे डाल देने के लिए कहें तो किए ही नहीं। चलिए इसी में हम आपको बता देते हैं, अभी हमको समझ में आ रहा है। देखिए ये बिहार है अपना, समझे ना। बिहार का सीमा किस किस स्टेट से लगेगा, तो देख लीजिए, बिहार से झारखंड तो अलग हुआ, तो जान ही रहे हैं कब झारखंड अलग हुआ है, ज्यादा दिन पहले झारखंड 2015 नवंबर को अलग हुआ था, ये याद रखिएगा। 15 नवंबर को 2000 को अटल बिहारी समय, अभी जो अटल बिहारी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसी के समय में हुआ था। ठीक है, तो बिहार को फाइनली 2 भागों में बांटने का काम अटल बिहारी जी के ही कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, बिहार जब से बट गया तो सारा खनिज उनिज लगभग सब कुछ चला गया, 46% भूभाग लेकर के हम लोग से यहाँ से। ठीक है, तो क्या 84वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी में बिहार झारखंड से, मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ है। और बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, और इसी बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, तो ये 3 फिगर होना चाहिए। बंगाल से बिहार कब बना, अलग प्रांत बना 1912 में, फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, ये जो उड़ीसा देख रहे हैं ये कब हुआ, 1936 में, और इस बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो क्या कहिएगा, 15 नवंबर को हम लोग बनाते हैं ना, क्या मनाते हैं, बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो बनाते हैं। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था 84वां संविधान संशोधन से। देखिए बिहार का थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति जान लीजिए। यहाँ पे अगर आपको पूछ दे कि लोकसभा सीट कितना है, ठीक है, लोकसभा सीट अपने बिहार में 40 है, राज्यसभा सीट 16। लोकसभा सीट कितना है, तो क्या कहिएगा, 40 है, और राज्यसभा, ये लोकसभा की स्थिति है, राज्यसभा कितना है, 16 है। अगर विधानसभा पूछेगा तो विधानसभा कितना है, 243 है। और विधान परिषद, क्योंकि बिहार जो है क्या है, द्विसदनीय है। ठीक, कैसा कहिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पे कितना है, 75 है। ठीक है, तो ये फिगर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ के करीब करीब है, ये है, तो जान ही रहे हैं। बिहार में टोटल अगर आपको पूछेगा जिला कितना है, तो जिला 38 है। कितना जिला है, क्या कहिएगा, 38 जिला है। ठीक है, और इसमें परमंडल कहेगा तो कितना कहिएगा, परमंडल 9 परमंडल है। ठीक है, और 9 परमंडल में से सबसे बड़ा जो परमंडल है आपका ये यहाँ पे पटना है। ठीक है, पटना परमंडल 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसमें। ऐसे करके आपका गंगा नदी आता है, तो गंगा नदी का याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास बक्सर के पास आके ऐसे ऐसे आता है, बीचों बीच बिहार को काटता है। तो बिहार का क्षेत्र अगर एरिया कहेगा तो किस टाइप का है, 94,163 किलोमीटर, पहली बात। और आकार कैसा है, तो आयताकार है। क्या कहिएगा, आयताकार है। सबसे बड़ा जिला आपका इधर वाला, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, है कि नहीं, ये पश्चिमी चंपारण है। तो अगर कोई भी डायरेक्शन बनाते हैं तो ऐसे ना बनाते हैं, उत्तर दक्षिण ये आपका पूरब, ये आपका सॉरी ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब। तो इधर वाला स्टेट, इधर वाला जो भी राज्य होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। इधर वाला जो भी होगा पूरब होगा, उधर वाला उत्तर, इधर वाला दक्षिण। तो गंगा नदी के ऊपर में जो भी आपका जिला पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर बिहार कहलाता है। और गंगा नदी के जो नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो आपको क्या कहलाता है, दक्षिण बिहार कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है गंगा नदी के उत्तर में क्या होता है, गंगा नदी के दक्षिण में क्या होता है। तो याद रखना है कि गंगा नदी के ऊपर में जब भी होगा ये उत्तर बिहार होगा। जब उत्तर बिहार होगा, उत्तर बिहार में क्या है, ये हिमालय वाला, ये वाला जो है एरिया आपका क्या है, हिमालय से कहीं ना कहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, तो शिवालिक हिमालय का आपका विस्तार भी
कहाँ पे मिलेगा? ये पश्चिमी चंपारण वाला साइड में मिलेगा। अगर कोई कहेगा कि हिमालय का विस्तार बिहार में कहाँ है, तो क्या कहिएगा? उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार में नहीं है। अभी बिहार का स्पेशल आपको हम मैप वैप सारा चीज बताएंगे, फिलहाल के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति पता होना चाहिए। उत्तर में जो भी आपका ये वाला डिस्ट्रिक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? गंगा के ऊपर में उत्तर और गंगा के नीचे में दक्षिण। ठीक है, कहां पे थे? 9 प्रमंडल थे। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? पटना प्रमंडल है। और मंडल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 101 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ब्लॉक कितना है? तो 534 है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका प्रमंडल है और ये आपका अनुमंडल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये सब जानना जरूरी है। छोटा मोटा चीज है, कोई खास चीज नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, तो अपना बिहार के बारे में है इसका, तो बिहार स्पेशल पढ़ाने से ही ये सब चीज संभव है। अगर ऐसे करके आपको यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? ठीक है ना, तो क्या पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इधर उड़ीसा, थोड़ी इधर झारखंड है, और ये छत्तीसगढ़ हम लोग से नहीं लगता है। तो इतना हम लोग का क्या हो गया? सीमा साझा करता है। और ऊपर में हम लोग इंटरनेशनल सीमा किससे साझा करता है? क्या कहिएगा? नेपाल से सीधे सीमा साझा करता है। यहाँ से पश्चिमी चंपारण से शुरू होता है और यहाँ पे आके आपका यहाँ पे खत्म होता है। ऊपर में सबसे पूर्वी जिला अगर कहेगा आपको, यानी पूर्वी और उत्तरी जिला अगर कहेगा, तो इधर क्या कहिएगा? किशनगंज है। क्या कहिएगा? इधर किशनगंज है। उधर कहाँ है? पश्चिम चंपारण है। ठीक है, चले यहां से बताने का, बिहार में तो सब कुछ बिहार में बताने का ही है। ठीक है, देखिए अभी बिहार सरकार ना 2-3 चीज काम किया है, तो इसको आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। मिशन दक्ष चलाया था बिहार सरकार। क्या चलाया है? मिशन दक्ष चलाया है। तो याद रखिएगा, क्या कहिएगा? मिशन दक्ष जो है चलाया है, मिशन दक्ष। इसमें क्या करेगा ना, ये आपका 1 दिसंबर से ये भी लागू है। क्या 1 दिसंबर से ये भी लागू। मिशन दक्ष में क्या करेगा? जो भी सरकारी स्कूल में है बच्चे को 5 क्लास से लेके 3 क्लास से लेके 8 क्लास के जो भी बच्चे हैं, उस बच्चे को आपको क्या करना है? वहां से प्रत्येक क्लास से 5-5 बच्चे को, जो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, ऐसे बच्चे को उठाना है। उठा करके फिर उसको आपको स्कूल खत्म होने के बाद उसको पढ़ाना। तो बिहार सरकार का 2-3 आप चीज, ये पहल आपको बहुत अच्छा माना जाता है। और बिहार सरकार जो है आपका शराबबंदी जो आपका लागू किया, मतलब शराबबंदी जो आप प्रारंभ किया है कि अब स्टेट में शराब नहीं मिलेगा, तो वो कब? आप 1 अप्रैल से याद रखिएगा 2016 से। ठीक है, ये डाटा बिल्कुल भी याद हो। अभी जातिगत जनगणना करने वाला बिहार जो है अपना प्रकाशित भी कर दिया है। उसके बाद आरक्षण का जो है 50% सीमा को पार करने वाला, ये भी बताए थे आपको कि 75% हो गया है ना, ईडब्ल्यूएस मिला के। ये सारा चीज जो भी चीज है बिहार से संबंधित है। अब जो भी घटना घटता है हम उसको आपको बताते चलते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज कौन शुरू किया? तो क्या कहिएगा? बिहार सरकार। मिशन तक कौन शुरू किया? बिहार सरकार। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 2016 में। अभी आपको बिहार को जो है ना COP28 में आपको सम्मान भी किया गया, ये भी याद रखिएगा। COP28 हुआ था ना आपका यूएई में, याद रख, आप लोग को तो पता ही है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो बिहार का जो है ना जल जीवन हरियाली मिशन आपका 2011-12 में चला था। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन 2011-12 में चला था। नीतीश कुमार सरकार का बहुत अच्छा पहल है। और इस पहल के तहत जो है रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ था। ठीक है, तो आपको बताए थे कि किस तरह से जो है 4.1% पिछले 2 साल में बढ़ा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी बताए थे। तो COP28 में सम्मानित होने वाला बिहार का इस जल जीवन हरियाली मिशन का प्रशंसा बहुत ज्यादा किया गया था, तो उसको भी याद रखिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन कब चला था? 2011-12 में चला था। ठीक है, ये COP28 में बात किया है, इंटरनेशनल इशू हो जाता है तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। चले आगे चलता है। चलिए अभी क्या है ना, मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों के संग्रह की पहली श्रृंखला का विमोचन उनके 162वीं जयंती पर किसने की है? तो कहने का मतलब क्या है कि मदन मोहन मालवीय का अभी जयंती हो रहा था। ठीक है, उनके भाषणों का संग्रह था। ठीक है, उसी में क्या है, उसका विमोचन किया है। क्या, कौन विमोचन किए? तो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल जो है देखिए, मदन मोहन मालवीय एक बहुत शिक्षाविद रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, है ना, एक लेखक भी रहे, बहुत महान हस्ती थे। ठीक है, तो इसी का 162वां जयंती था। तो इसके द्वारा जितने भी लेखन कार्य किया गया है, भाषण किया गया है, उन सब चीज को संकलित देश के कोने कोने से संकलन करके एक जगह जो है उसका क्या कर दिया जा रहा है, उसको विमोचन किया जा रहा है। तो इस बार क्या कर रहा है ना, इस बार जो है 11 खंडों वाली द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी लेखों पर भाषणों का जो उसका संग्रह है, उसको पहला जो है आपका ये विमोचन किया गया है। कहां पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये कब से कब तक का घटना है? 1903 से लेकर 1910 तक का घटना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा मोड़ा जो भी जानेंगे। देखिए मदन मोहन मालवीय जो है ना, मदन मोहन मालवीय को पहले ये जानिए, ये कहाँ के रहने वाले थे? उस टाइम का इलाहाबाद, अभी का प्रयागराज। ठीक है, तो कब जन्मे थे? तो क्या कहिएगा? 25 दिसंबर 1861 को जो है, ये 1861 को कहां पे जन्मे?
इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। फिर अपना पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कांग्रेस से जुड़े, ये इसका बहुत ज्यादा कार्य रहा है। तो यहाँ पे 2-3 चीज में बहुत ज्यादा हम लोग को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछता है, मैं वही बात करता हूँ। तो इसका एक पत्रिका था, एक अव्यय था, इसका अभ्युदय, ठीक है। तो अभ्युदय भी आपको पता, अभ्युदय और एक था लीडर, ठीक है। कौन था वो? लीडर। ये दोनों को याद रखिएगा। लीडर क्या था? लीडर अंग्रेजी पत्रिका था, क्या क्या, और दैनिक था। ये क्या कहिएगा? अंग्रेजी था और ये दैनिक था, यानी प्रतिदिन ये निकलता था लीडर। कब से? 1909 से, ठीक है। तो ये आप पता होना चाहिए, ये 1909 से। बहुत बार पूछता है कि अभ्युदय जो है पत्रिका ये किसका था, तो क्या कहिएगा? मदन मोहन मालवीय का था, ठीक है। सॉरी, लीडर मदन मोहन मालवीय का था, 1909 में प्रकाशित किया गया था और ये दैनिक था, ठीक है। समझ गए? अब ये अभ्युदय में ये भी जो मदन मोहन मालवीय का ही था, ये कब से प्रकाशित किया जाता था? 1907 से। कब से कहिएगा? 1907 से, ठीक है। और ये क्या था? ये आपका हिंदी में था और ये साप्ताहिक था। क्या कहिएगा? ये आपका साप्ताहिक था। क्या कहिएगा? साप्ताहिक था। अभ्युदय साप्ताहिक था, 1907 से आपका ये प्रकाशित होता था, और लीडर अंग्रेजी था, 1909 से प्रकाशित होता था, ठीक है। ये समझ गए। अब आइए मदन मोहन मालवीय के बारे में, जो आपको ज्यादा पूछता है। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है, महामना, ठीक है। तो महामना का जो उपाधि था वो कौन दिया था? आपका महात्मा गांधी, ठीक है। हम लोग का राष्ट्रपिता जो है कौन है? महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये आपको दिया गया था, ठीक है, महामना। अब देखिए मदन मोहन मालवीय ना, आपको पता होना चाहिए, हिंदू महासभा पार्टी था, वही हिंदू महासभा से ही आगे निकल के आता है जनसंघ, फिर जनसंघ के बाद से ही निकल के आता है आपका बीजेपी, ठीक है। तो यहां से इसका इतिहास है, तो इसको बिल्कुल भी जानिएगा। तो इसका इतिहास कहां से निकला है? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का स्थापना क्या कहिएगा? आपका 1915 में किए थे। कौन किए थे? यही किए थे। कौन? मदन मोहन मालवीय जी ही किए थे, ठीक है। और उसके बाद ये हिंदू महासभा को याद रखिएगा। आपको क्या रखना है? आपको याद, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का स्थापना किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय द्वारा किए थे। 1916 में जो है ना आपका बीएचयू का स्थापना हुआ है, ठीक है। बीएचयू, जो बीएचयू आप देख रहे हैं, जो काशी तमिल संगमम करवा रहा था, ठीक है। तो बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कब बना? 1916 में बना। ये 2 चीज तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है कौन सा, क्या कहिएगा? हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, 1916 में बीएचयू का स्थापना। देखिए मदन मोहन मालवीय जी ने कई बार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। तो 1909 में सबसे पहली बात थी, तो ये बात याद रखिएगा। 1909 में लाहौर अधिवेशन जो हो रहा था, लाहौर अधिवेशन में ये थे, ठीक है। कौन अधिवेशन में कहिएगा? लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता कांग्रेस का किया गया था। इसके द्वारा कई बार अध्यक्षता किया गया और फाइनली मदन मोहन मालवीय जी का मृत्यु कब हो जाता है? 1946 में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको इतना सारा चीज पता होना चाहिए। लीडर उसका क्या था? तो क्या कहिएगा? अंग्रेजी भाषा का दैनिक आपका पत्रिका था। अभ्युदय क्या था? ये हिंदी भाषा का था और ये साप्ताहिक था। ये 1907 में निकला था अभ्युदय। और ये किसको, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में प्रकाशित हुआ था। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहिएगा? बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में, समझ गए। कांग्रेस का पहला अध्यक्षता 1909 में किए थे, लाहौर अधिवेशन में किए थे, है कि नहीं है। 1946 में उसका मृत्यु हो जाता है और एक अच्छे नेता माना जाते थे, ठीक है। और यहीं से निकल के आपके, क्योंकि देखिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मतभेद हो गया हिंदू महासभा से, यहाँ से कुछ लोग निकल गए, ठीक है। तो वो अपना कांग्रेस के मतलब खिलाफ में कोई विकल्प खोज रहे थे और इसी विकल्प को देखते हुए आपका फिर निकला कौन? जनसंघ। 1951 में इसका स्थापना होता है। फिर ये जनसंघ बाद में जाके जब क्या बता रहे हो, जब उसका मृत्यु हो गया और जनसंघ से जुड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ये मर्ज हो जाता है आपका आगे में जाके जनता दल, मतलब जनता पार्टी। जब 1977 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वही जनता पार्टी। फिर जनता पार्टी से थोड़ा सा मोटा मतलब किसी भी का आदमी का मतभेद होता था, मतलब मतभेद होने के बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1980 में बीजेपी का आपका क्या कर दिया था? भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहीं से निकल के आता है, हिंदू महासभा से ही सारा चीज जुड़ा हुआ है। देखिए आपको हम हर एक चीज का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको क्या हो, बेहतर से बेहतर तैयारी हो। रटने से कुछ नहीं होता है। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी चीज पूछेगा कि किसका कब स्थापना हुआ, तो आपका एक मोटा मोटी आपके पास क्या होना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ पहले हिंदू महासभा आया, फिर जनसंघ आया, फिर बीजेपी आया। बहुत बार पार्टी का क्रम मिलाने के लिए पूछ देता है, नहीं सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी नहीं पूछता, बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसी के भाषण का संकलन किए हैं, ठीक है। 162वीं जयंती था 1861 में, कहां पे? इलाहाबाद प्रयागराज में जन्मे थे, ठीक है। 1946 में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे अब कुछ आपको बताने लायक नहीं है, चले। ये क्वेश्चन क्या है? अब आइए, बोलता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? देखिए क्या बोलता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला साइबर सुरक्षा यानी साइबर सुरक्षा का पहला केंद्र खोला जाएगा? आपका कहां पे? चंडीगढ़ में, ठीक है। देखिए आज एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, चंडीगढ़ में पहला साइबर सुरक्षा। देखिए इतना सारा कितना अभी स्टेट है भाई? 28 स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 क्या है? यूटी है, 8 यूटी है, यही है ना, 8 यूटी है। मगर इन 28 स्टेट और 8 यूटी में से चंडीगढ़ ही इसको दिखा, ठीक है। मतलब अमित शाह जी वहीं पे खोले, क्यों खोले? कभी ये चीज सोचा है कि केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र के मतलब जो जब संविधान बना था क्यों बनाया गया था, कभी सोचे? अगर नहीं सोचे तो आज आपको हम समय देते हैं सोचने के लिए। जो भी देखते हैं तो इस चीज को सोचिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है, क्योंकि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और इस राज्य, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, विषय का बंटवारा है क्या, दोनों को अपना अपना क्या है, क्योंकि हम लोग का संविधान में संघात्मक शासन है ना जी, संघात्मक संविधान है ना, संघात्मक शासन, संघात्मक संविधान का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, संघात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य का अपना अपना विषय होगा, दोनों अपने स्तर पर स्वतंत्र है राज करने के लिए। मगर कुछ जगह में कहीं कहीं पे देखिएगा, कहीं जम्मू कश्मीर उधर हो गया, उधर चंडीगढ़ हो गया, इधर आपका दादरा नगर हवेली हो गया, इधर अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब संविधान में क्यों रखा गया है, कभी सोचे हैं? उसको भी तो राज बना सकता था। हमेशा दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच, केजरीवाल के बीच हमेशा लड़ाई चलता रहता है, कभी सोचे तो आप सब सोचिएगा, और सोच के अगर जो सब सोच लिए हैं तो वो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये बहुत बात छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो संघात्मक शासन, हम लोग का जो शासन है कैसा है, संघात्मक है, कनाडा के मॉडल पे हम लोग लिए हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग विषय होगा, दोनों को अपना अपना क्या है, मतलब एक तरह से आप समझिए ना, आपकी जो आपका सूची होता है, जैसे अब होता है ना समवर्ती सूची, राज सूची, संघ सूची, है ना, तो अलग अलग विषय, अलग राज्य को अलग दिया गया है और केंद्र को अलग दिया गया है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आपको हम सोचने के लिए बोले हैं, आप सोचिए फिर हमको बताइएगा। तो क्या बोलता है कि चंडीगढ़ में किया गया, और अमित शाह जी क्या बोले हैं, देखिए अमित शाह जी क्या बोले हैं। अमित शाह जी ये बोले हैं कि हम लोग 22 दिसंबर पिछला, यानी 22 दिसंबर 2024 तक जितना भी यूटी है, ठीक है, यूटी में क्या करेंगे, यूटी में जितना भी यूटी है, यूटी में क्या करेंगे, ये सब हाई टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे, ठीक है। साइबर सुरक्षा को हम लोग को क्या करना है, हाई टेक्नोलॉजी सारे को जोड़ना है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो भी चीज होता है यूटी ही होता है। यूटी का मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरीज, मतलब क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र के द्वारा शासन जो किया जाता है जो प्रदेश का, वही प्रदेश, उसको क्या कहते हैं, यूटी कहते हैं ना। तो केंद्र शासित प्रदेश अगर हो गया है तो क्यों केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीज आपको बताना है कि सरकार ऐसा क्या चीज सोच करके ये काम करती है। तो इसको जितना भी अभी टोटल 8 यूटी है, 8 यूटी में ये चीज आपको करना है, क्या करना है, तो ये आपका जो साइबर सुरक्षा है, इस सुरक्षा पाल को लागू करना है। पहली बार आपका चंडीगढ़ में किया गया है, ये हम लोग के गृह मंत्री जी है, ठीक है। और चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आपको क्या, चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़, अच्छा चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है भाई, चंडीगढ़ देखिए, चलिए आइए, जब चंडीगढ़ आ ही गए ना, चलिए थोड़ा सा ये बता। देखिए चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ देखिए पंजाब और हरियाणा का राजधानी है। चंडीगढ़ में क्या होता है, प्रशासक होता है। आपके दिमाग में एक बात आता होगा, प्रशासक उपराज्यपाल। देखिए प्रशासक हो या उपराज्यपाल हो, ये दोनों जो है क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्य को करने के लिए एक तरह से उसको नियुक्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब है प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है वही प्रशासक है। जिस यूटी में अगर विधानसभा वहां का उस यूटी में है, अगर विधानसभा उस यूटी में है, विधानसभा तो पर बना भी सकता है, मगर विधानसभा सिर्फ फॉर्मेलिटी का होता है, सारा शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। जो यूटी में विधानसभा होगा वहां पे आपका प्रशासक नहीं होता है, वहां पे उपराज्यपाल होता है। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और जहां पे आपका विधानसभा नहीं है वहां पे आपका प्रशासक है। अब कहिएगा कि लक्षद्वीप में है तो लक्षद्वीप कोई अपवाद है तो अपवाद को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ में क्या है, प्रशासक है, और यहाँ के प्रशासक कौन है भैया, तो बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित को याद रखिएगा, कलर चेंज कर लेता है, कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित आपका पंजाब का क्या है, आपका राज्यपाल भी है और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, ठीक है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, चंडीगढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। बनवारी लाल पुरोहित है। तो यूटी वाला मैटर थोड़ा सा हमको बताइएगा आप लोग जरूर, जो भी पॉलिटी पढ़ते हैं या जो समझता है कि संविधान में, क्योंकि देखिए भाग 8 आप यहाँ पे बताने का बहुत कुछ है। भाग 8 देखिएगा, भाग 8 में आपका यूटी के बारे में कहा गया है। भाग 8 देखिए, या आर्टिकल 239 ए से लेके 2241 तक आपका यूटी के ही बारे में कहा गया है, ठीक है। भाग 8 में रखा गया है। ऐसा तो मतलब नहीं है कि अभी यूटी बनाया गया है, अभी तो यूटी बनाया गया किसको, जम्मू कश्मीर को, वो बात समझ में आता है। मगर उसी टाइम केंद्र द्वारा शासित एक प्रदेश रखना क्या जरूरी था, उसको भी तो राज्य बना सकता था, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, संघात्मक यहाँ पे शासन भी है, शक्तियों का विभाजन भी है। शक्तियों का विभाजन से मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर सकता है, स्वतंत्र है केंद्र सरकार, मगर कुछ जगह को और अलग अलग जगह को टापू में आपका केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा है। क्या मतलब है, थोड़ा सा ये बात आपको समझिएगा। तो भाग 8 याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में आता है, जैसे राज्य है ना भाग 6 में, 5 में संघ है ना, तो उसी तरह से भाग 8 में आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आर्टिकल अगर कोई कहता है 239 ए से लेकर 241 तक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया। और यही 239 को लेकर हमेशा केजरीवाल और वहां के एलजी जो है हमेशा वहां पे लड़ाई चलता रहता है। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे है। देखिए कोई भी चीज कंसेप्ट से समझिए रहेगा ना,
तो आपको फिर फुल मजा आने वाला है और आपको समझ में पूरा सारा कुछ आने वाला है। ठीक है, देखिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाता है। 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2014 से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2014 से ये दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, 2018 में इसका मृत्यु। चलिए थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको थोड़ा सा इसका सार संग्रह बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा फिर आपको कभी छूटेगा नहीं। चला यहीं पे बता देते हैं, कुछ नहीं एक पेज ले लेना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, एक राजनेता थे, भारतीय राजनीति में आजाद शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, अटल बिहारी जी टोटल कितना बार कहिएगा, 9 बार लोकसभा जीते थे, और 9 बार लोकसभा और 2 बार जो है राज्यसभा जीते थे। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये टोटल कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो 11 बार ये क्या बना है, 7